इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2। हालांकि इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अब तक आपने जितना पढ़ा है बेटा उसमें कुछ क्वेश्चन में ये टॉपिक कवर हो रहा है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन September 1st 2019 फॉर ₹1,06,000। बेटा माल बेचने वाला पर्सन कौन है? विजय। खरीदने वाला कौन है बेटा? प्रीतम। प्रीतम immediately accepted a 3 months bill. On due date, Pritham requested that bill be renewed for a fresh period of 2 months. 3 महीने बाद प्रीतम ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, प्लीज पुराना वाला बिल क्या कर दो, कैंसिल, और मेरे पर एक नया बिल बना दो। विजय एग्रीज, विजय एग्री तो करता है, प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। लेकिन विजय बोलेगा कि जो पैसा मुझे 3 महीने बाद मिल जाना चाहिए था अब वो और 2 महीने बाद मिलेगा, तो मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट का पेमेंट तुम्हें मुझे क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली कैश में देना पड़ेगा। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल। प्रीतम बोला नो प्रॉब्लम, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। द सेकेंड बिल वॉज मैट ऑन ड्यू डेट। जो सेकेंड बिल था वो मैच्योरिटी डेट के दिन क्या हो गया? पेमेंट हो गया। मैट का मतलब होता है ड्रॉइंग ने पैसा दे दिया। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। दो पार्टी की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है। फर्स्ट पार्टी विजय, दूसरी पार्टी प्रीतम। शुरू करें बेटा? चलिए लिखना शुरू करें कॉपी में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 in the books of Vijay and in the books of प्रीतम। पहला ट्रांजेक्शन देखिए कौन सी डेट को? सितंबर को हो रहा है बेटा। 1 सितंबर 2019 को विजय ने 1,06,000 रुपए का माल बेचा। चलिए विजय की बुक्स में एंट्री क्या होगी? प्रीतम को गुड्स बेचने की। विजय की बुक्स में एंट्री होगी बेटा प्रीतम अकाउंट टू सेल्स ऑफ ₹1,06,000। प्रीतम की बुक्स में गुड्स खरीदने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। हाँ बेटा, लेकिन हम लोग क्लास में क्यों नहीं लिखते कि उसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, आप लोग चाहें तो जब प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के तब एक दो क्वेश्चन में नरेशन लिख लें। हाँ इसी तरीके से। चलो ये हो गया 1 सितंबर 19। अच्छा 1 सितंबर 19 के दिन ही प्रीतम ने बिल ड्रॉ किया, जिसे प्रीतम ने क्या कर लिया बेटे? एक्सेप्ट। बताओ विजय के लिए क्या बनेगा? BR, और प्रीतम के लिए क्या बनेगा? BP। विजय की बुक में एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम ऑफ ₹1,06,000। तो फिर प्रीतम की बुक में एंट्री क्या होगी? विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेड। अंडरस्टूड? अच्छा ये बिल कितने महीने का लिखा गया था बेटा? 3 महीने का। तो 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 2, 3, 4 ऑफ दिसंबर 2019 को क्या प्रीतम ने पैसे देने के लिए मना कर दिया? यस सर, यानी बिल क्या हो गया? डिसऑनर। बताइए डिसऑनर के केस में अगर नोटिंग चार्जेस का पेमेंट हो रहा है तो अपन नोटिंग चार्ज को भी कंसीडर करेंगे, और अगर नोटिंग चार्ज का पेमेंट नहीं हो रहा हो तो भी हमें पुराने वाले बिल को हमेशा कैंसिल करना पड़ेगा बेटा। बिल बनने की एंट्री क्या हुई थी? BR अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। अपन प्रीतम को वापस से डेटर बना लेंगे और जो BR नाम के एसेट को डेबिट कर रखा था उसे क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होगी बेटे प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। दिस इज ₹1,06,000। अच्छा प्रीतम की बुक में जो BP नाम का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था उसे कैंसिल कर दें तो वो 1,06,000 से डेबिट हो जाएगा बेटा BP अकाउंट डेबिट, और वो किसको क्रेडिटर बना लेगा? अपना विजय को। तो BP अकाउंट डेबिट टू विजय। एम आई क्लियर बेटा? करेक्ट।
विजय ने प्रीतम से ये कहा कि मैं तुम्हारे पर नया बिल तो बना दूंगा 2 महीने का, लेकिन मैं तुमसे पहले क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट। हमेशा ध्यान रखें, चाहे इंटरेस्ट का पेमेंट नकद में हो और चाहे ना हो, हमेशा दोनों पार्टी की बुक्स में इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री अपने को पास करनी ही है। अच्छा, इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, विजय। किससे, प्रीतम से। तो प्रीतम जिससे हमें इंटरेस्ट लेना है, बेटा उसे डेटर बना लिया जाए। प्रीतम से इंटरेस्ट लेना है और इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम। अच्छा, इंटरेस्ट हमें कितना लेना होगा, 1,06,000 का। देखो बेटा 9% गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि नया जो बिल है वो नया पीरियड 2 महीने का है। कल अपन लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन ऐसा। तो 1,06,000 का 9% 2 महीने का ब्याज 1590, 1590 रुपए। अब ये तो विजय के लिए तो इनकम हो गई, लेकिन जो प्रीतम है जो इंटरेस्ट दे रहा है उसके लिए एक्सपेंस होगा, इसलिए प्रीतम की बुक में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय। कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया, 1590। अब देखो क्वेश्चन में बोलता है क्या कि वो पैसा नकद में देना है। तो कैश में जब इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा तो विजय को इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा किससे, प्रीतम से। एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम बाय द वैल्यू 1590। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, पेमेंट करेगा कौन, प्रीतम। किसको करेगा, विजय को। तो एंट्री होगी विजय अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ ₹1590। अब मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्रीतम टू इंटरेस्ट और कैश टू प्रीतम की बजाय सिंगल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम याद कर लें, ध्यान रख लें कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट का एंट्री हमारे को सबसे पहले किसकी दिखानी है, ड्यू करने की दिखानी। बात समझ में आ गई। फिर अगर नकद में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी या फिर पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, हम प्रीतम से अभी भी कितना पैसा मांगते हैं, क्योंकि प्रीतम ने 1590 का इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में कर दिया, तो नए बिल में 1590 ऐड नहीं होने वाले। सपोज अगर 1590 का पेमेंट नहीं किया होता तो हम लोग नया बिल 1,06,000 प्लस 1590 मिलाकर बनाए होते। चले, जो नया बिल बनेगा वो 4 दिसंबर 2019 को ही बनेगा। तो विजय के लिए वापस से BR बनेगा, एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम ₹1,06,000। और प्रीतम की बुक में एंट्री वही होगी बेटा, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ऑफ ₹1,06,000। एम आई क्लियर। अच्छा, इस वाले बिल का ड्यू डेट कितने महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद। बेटा बिल अपन ने लिखा कब है ये वाला, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 5, 6, 7। तो 7 फरवरी 2020 को पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। अच्छा, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रीतम के अकाउंट को मैं इधर क्या कर चुका हूं बेटा, क्लोज। जो डेबिट अकाउंट से क्रेडिट करके क्या कर चुका हूं, क्लोज। इधर विजय को जब वो पैसा देगा तो BP अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा ना। विजय डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विजय का अकाउंट नया BP बनते के साथ ही क्लोज हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, एकदम आसान सा लगा होगा। आसान क्यों लगा बेटा, बिकॉज अपन ने दो जो अपने लेक्चर हुए इस चैप्टर के उसमें अपन ने क्या सीख ली, जर्नल एंट्री। और ये चैप्टर कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, जर्नल। हमको ऐसा कोई अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही करना सीखेंगे। चलिए फटाफट बोले, पक्की बात समझ में आ गई, करेक्ट। इसी तरीके से सेम मैनर में। हाँ बेटा, एक सेकेंड। नहीं लिखा है तो फटाफट लिखो।
हाँ सॉल्यूशन बुक में भी हुआ आईसीआई मॉड्यूल जो है ना, आईसीआई मॉड्यूल इसमें गिना देखो, ठीक है। अच्छा अब अपनी कॉपी में एक फ्रेश टॉपिक लिखिए बेटा। लास्ट टॉपिक जो अपन ने लिखा था वो था रिन्यूअल ऑफ बिल। अब लिखो रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल, RETIREMENT, रिटायरमेंट ऑफ बिल। देखिए sometimes the drawing offers to make the payment of the bill, offers to make the payment of the bill before the maturity date, before the maturity date, full stop. In this situation, the drawer has to give some rebate को बेटा छूट कहते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं इसको, लेकिन टेक्निकल जो नाम है इसका वो क्या है, रिबेट। द ड्रॉअर क्या लिखा अपन ने, ड्रॉअर हैज टू गिव सम रिबेट टू ड्रॉई, फुल स्टॉप। दिस रिबेट can be calculated as follows. This rebate can be calculated as follows. Rebate is equals to, बेटा अपन ने डिस्काउंट का वो फॉर्मूला याद किया हुआ है ना, जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, सेम फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय remaining term of bill upon 12 months oblique 365 days। याद करो सेम फॉर्मूला था अपना, उस वाले फॉर्मूले में सिर्फ नाम चेंज क्या हो रहा था, वहां रिबेट की जगह क्या लिख रहे थे अपन लोग, डिस्काउंट। फॉर्मूला सेम क्यों है बेटा, वहां पर ड्रॉअर बैंक से टाइम से पहले पैसा ले रहा था, यहाँ पे ड्रॉअर को टाइम से पहले पैसा किससे मिल रहा है, ड्रॉइंग से, बात एक ही हो रही है। मान लीजिए बिल का अमाउंट कितने रुपए का था बेटा, 10,000 रुपए का, और ड्रॉअर ने ड्रॉई को जो रिबेट अलाउ किया है वो कितना परसेंट अलाउ किया है, 12%। अच्छा बिल कितने मंथ्स का था, सपोज 3 मंथ्स का, 2 महीने निकल गए और ड्रॉई कहता है कि अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 महीने पहले पैसा दे सकता हूँ। ड्रॉअर ने कहा नो प्रॉब्लम, ड्रॉई ने कहा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें 1 महीने पहले पैसा दे रहा हूँ तो यार मुझे कुछ रिबेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, दिस कॉल्ड रिबेट। तो यहाँ पर जो रिबेट निकल कर आया, कितना निकल कर आया बेटा, 100 रुपए। अच्छा बताओ ड्रॉअर के बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900। अच्छा ये नुकसान हो रहा है ड्रॉअर के लिए, रिबेट अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट टू BR, कितना आ गया 10,000। याद कीजिए डिस्काउंट के केस अपन क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। ये तो किसकी बुक में एंट्री हो रही है, ड्रॉअर। और अपन ड्रॉई की बुक्स में अगर अपन बात करें तो बेटा ड्रॉई के लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट। अच्छा वो किसका पेमेंट कर रहा है, उसकी BP नाम की लायबिलिटी कितने की कैंसिल होगी, लेकिन वो पैसा बैंक से कितना देगा, आउट ऑफ 10,000 ही विल पे ओनली 9,900, और जो 100 रुपए का उसे रिबेट मिला यानी 100 रुपए का जो डिस्काउंट मिला वो उसकी इनकम 100 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री लिखो या समझ में आ गई है आपको, एकदम इजी, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू, अंडरस्टूड, पक्का एकदम, चलिए।
अब हम एक इलस्ट्रेशन और सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात और बोल दो, इस रिबेट को बुक में किसी इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ होगा, या क्या हुआ लिखा मिल सकता है, इंटरेस्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम तय कर लें कि सर ने कहा था कि जब भी मेच्योरिटी डेट से पहले ट्राई अपनी मर्जी से पैसा देगा तो हम उसे क्या नाम देंगे बेटा, इससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कोई भी इलस्ट्रेशन क्यों ना हो, हम क्या नाम लेने वाले हैं, रिबेट। बेटा मैंने आपको वही बात बोली है जो अभी बोला है, अब भी जो आप बोले हो ना, मैंने वही बात बोली कि आपको मॉड्यूल में कहीं जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, आप क्या लिख के आना, काम खत्म, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया। मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, क्लियर बेटा। चल लेट अस सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 4। अच्छा पहले थर्ड इलस्ट्रेशन देखो एक बार। ऑन 1 जनवरी 2020, ये आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको केवल ओरली समझा दूंगा। On January 1st, 2020, Ankita sell goods for ₹5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. Bhavika accept it and return it to Ankita. On 1st March 2020, Bhavika retires her acceptance under a rebate of 12% per annum. Record these transactions in the journal of Ankita and Bhavika. देखो पहले किसकी बुक में एंट्री करेंगे, अंकिता ने भाविका को माल कितने का बेचा बेटा, एंट्री क्या होगी, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो भाविका की बुक्स में एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता। बिल उसी डेट को बना बेटा, बीआर अकाउंट डेबिट टू भाविका, भाविका की बुक्स में अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अच्छा देखो ये बिल इन्होंने लिखा कौन सी डेट को था, 1 जनवरी, कितने मंथ्स का, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 2, 3, 4। लेकिन जब भी रिटायरमेंट ऑफ बिल होता है तो ड्रॉई जो है, जो समय से पहला पैसा दे रहा है, तो जो 3 डेज ऑफ ग्रेस है वो कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे पेमेंट आना चाहिए था मार्च में, अप्रैल में, और आ कब रहा है, मार्च में। एक महीने पहला पैसा आ रहा है ना, यूज कैलकुलेटर, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, ये देखो 60,000 निकल कर आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, 1 मतलब एक महीने का हो गया, डिवाइड बाय 12, 5,000 रुपए आ गया। यानी आपको 5 लाख के बदले पेमेंट कितना ही मिलेगा, 4,95,000। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल रिसीवेबल 5 लाख। और भाविका की बुक्स में एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रिबेट 5,000 रुपए टू बैंक 4,95,000। अंडरस्टूड बेटा। तो आपको इलस्ट्रेशन मैंने फिलहाल बोल दी जो कॉपी में करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब 4 के बाद में एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 भी पढ़ के देख लीजिए और बताइए आप होमवर्क में ये भी कर सकते हैं कि नहीं। पढ़ो देखें। On January 1st, 2020, Vilas draws a bill of exchange for 10,000 due for payment after 3 months on एकनाथ। तो बिल ड्रॉ करने वाला कौन है, विलास, और बनाने एक्सेप्ट करने वाला कौन है बेटा, एकनाथ। अच्छा ये बिल एकनाथ ने एक्सेप्ट कर लिया, कौन सी तारीख को एक्सेप्ट किया था, कितने महीने का बिल था, तो 4 अप्रैल को पैसा आना चाहिए था। 4 मार्च को ही एकनाथ ने इस बिल को रिटायर कर दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹12%। तो वही एंट्री होगी, 2 एंट्री, एक तो बिल बनाने की और एक हमारे पास। अच्छा ये एंट्री किसकी बुक में मांगी, देखो एकनाथ, एकनाथ की बुक में विलास अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,000 और पेमेंट करने का बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू इंटरेस्ट। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, रिबेट, ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा हुआ आ सकता है, वी विल नॉट कंफ्यूज ना, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है अपने। हम लोग याद रखेंगे कि अगर टाइम से पहले पैसा आ रहा है तो हम लोग क्या लिखने वाले, रिबेट। अंडरस्टूड। अच्छा ये सेम क्वेश्चन किसकी बुक में मांगा है बेटा, अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, पंचायती एकदम सेम है, विलास और एकनाथ है, एंट्री किसकी बुक में मांग ली है, विलास। कैन यू डू द क्वेश्चंस द होमवर्क। चलो तो अभी मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के डॉट कतरक्स बुक। कोई कतरक नाम का कोई आदमी है, उसकी बुक में अपने से क्या मांगी है, जर्नल एंट्रीज।
हम लोग जब भी इस क्वेश्चन को या चैप्टर को सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम लोग अपने आप को उस पार्टी का नाम मान लेंगे। ये मान लीजिए कि हमें अपनी बुक्स में क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है, तो हम लोग क्या बन जाते हैं इधर, के डॉट खतरक। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये 4 अलग अलग सिचुएशन आपको गिवन है। सिचुएशन को पढ़कर समझकर आपको कतरक की बुक में एंट्रीज पास करनी है। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। इन द बुक्स ऑफ के डॉट खतरक, फर्स्ट नंबर सिचुएशन पढ़ो बेटा ध्यान से। देखो ध्यान से देखो, इस लाइन का मीनिंग समझिए पहले। Kathrak's acceptance to Basu for ₹2,500 discharged by a cash payment of ₹1,000 and a new bill for balance plus ₹50 for interest। हम अपने आप को क्या मान के बात कर रहे हैं, कतरक। बेटा हमने किसको अपनी एक्सेप्टेंस दे रखी थी, हम जब किसी का बिल एक्सेप्ट करके देते हैं तो बेटा हमारे लिए बीआर बनता है या बिल्स पेएबल होता है, करेक्ट। यानी हमने बासु का लिखा हुआ एक बीपी एक्सेप्ट कर रखा ना। बताइए हमें 1000 रुपए का पेमेंट देना चाहिए था कि 2500 का, 2500, लेकिन बिकॉज हमारे पास जेब में पैसे नहीं रहे होंगे उस दिन, इसलिए हमने क्या किया, पार्ट में कितना पेमेंट कर दिया, याद आया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर में से कुछ पार्ट पेमेंट लेस कर देता है तो जो इंटरेस्ट का वैल्यू होता है बची वाली वैल्यू बनता है। चलिए फटाफट 2500 में से कितना पे कर देंगे, कितने का बचा, उस 1500 में हमें 50 रुपए का क्या ऐड करना पड़ेगा और फिर एक नया बिल बनाना होगा कि नहीं बनाना। तो एक छोटी सी इसने इंफॉर्मेशन दी है, इस एंट्रीज को अपने को क्या करना है, बुक्स में जर्नलाइज करना है। आर यू रेडी बेटा, लिखो। बताइए क्या 2500 के पुराने वाले बीपी का पेमेंट हो सका था, नो सर, यानी हमें पुराना बीपी कैंसिल करना पड़ेगा। बीपी कैंसिल करना है, हमारी बुक्स में से कैंसिल करना है, तो जो पहले क्रेडिट था उसे क्या कर दें, और हमें ये पैसा फ्यूचर में किसको देना होगा, बासु को, तो बासु हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिट है। एंट्री बोलो बेटा, सॉरी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बासु ₹2500। आई बेटे बात समझ। अच्छा, हमने बासु को हमारा क्रेडिटर कितने से बनाया फिलहाल, 2500। क्या हमने उस 2500 में से बासु को फिलहाल 1000 रुपए का पेमेंट पार्ट में पे कर दिया बेटा, बासु अकाउंट डेबिट टू कैश बाय द वैल्यू ₹1000। बात समझ में आ गई। अब बासु हमारा क्रेडिटर कितने रुपए से बना, अगर इंटरेस्ट की कहानी नहीं होती तो हम बासु के फेवर में नया बिल 1500 का लिख दिए होते। अब भी मैंने बोला था कि इंटरेस्ट का पेमेंट नकद में हो और चाहे ना हो, हमेशा अपने को इंटरेस्ट की एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखानी है। हम इंटरेस्ट देंगे, किसको देंगे, बासु को, तो हमारे लिए इनकम होगी या एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा बेटा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और देंगे हम इंटरेस्ट बासु को, इसलिए बासु को क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए का इंटरेस्ट, 50 रुपए का इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई बेटा। तो 2500 मांगता था, 1000 पे कर दिया, 1500 ही मांगता था, 50 रुपए का इंटरेस्ट भी देना है, तो जो नया बिल बनेगा बेटा वो बासु के फेवर में, बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1550 रुपए का बनेगा ना। चलिए फटाफट नोट कर लो। अच्छा अब देखो, अगर मैं मॉड्यूल का सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो सॉल्यूशन आपको कुछ यूं दिखाई देगा। देखो पहले बासु क्रेडिट कितने से हुआ, 2500 से, फिर और क्रेडिट कितने से हुआ, तो 2550 से क्रेडिट हो गया। अच्छा डेबिट कितने से हुआ, डेबिट कितने से हुआ, 1550 प्लस 1000, 2550 से डेबिट होके क्रेडिट होके खत्म हो गया बेटा। बात समझ में आ गई। आपकी कंबाइन एंट्री क्या बनी, पुराना वाला बीपी तो कैंसिल कितने से हुआ, 2500 से,
बुक्स में इंटरेस्ट नाम का खर्चा कितने रुपए का आया? 50। कैश कितना गया? 1000। और नया बिल जो है वो कितने का बना? 1550। बात समझ में आई? ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूल में इसका जो आंसर गिवन है बेटा वो ये वाला आंसर। इन्होंने तो खाली एक ही एंट्री करी ना, मैंने आपको कितनी एंट्री करवाई? 4। दिस इज योर चॉइस। आप ये वाली एंट्री अगर डायरेक्टली बनाने में कैपेबल हो, आप बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है थोड़ा डाइसी लगता है कि अरे मैं कम एंट्री करने गया तो दिक्कत हो सकती है, मेरे मार्क्स कट सकते हैं, तो गो फॉर दीज 4 एंट्रीज। और पूरी ईमानदारी से बताओ, तुमको ये एंट्री में पहले सिखा था क्या? तुम समझ पाते क्या? अब ये एंट्री सिखाई, इसके बाद ये एंट्री बनाना इजी लगा कि नहीं लगा? एंड आई विल रिकमेंड गो फॉर दिस सिंपल एंट्रीज, नॉट फॉर द कंबाइंड एंट्री। अंडरस्टूड? यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है बेटा, कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा। बोलिए मेरे साथ, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस। अब देखो किसकी एक्सेप्टेंस थी? तो जो आदमी ने एक्सेप्टेंस दे रखा होगा उसके लिए बीपी रहा होगा। कितने रुपए की एक्सेप्टेंस दे रखी थी? यानी हमारे तो एक्सेप्टेंस दे रखी, तो हमारे लिए तो था बीआर और जी गुप्ता के लिए था बीपी, विच वॉज इंडोर्स्ड बाय कतरक टू एम मेहता। बात समझ में आई? कतरक के फेवर में जी गुप्ता ने 4000 रुपए का बिल एक्सेप्ट कर रखा था। उस बिल को कतरक ने किसको एंडोर्स कर दिया? और वो बिल क्या हो गया? याद आया? हमने बी से बिल लिया था और सी को दिया था। सी ने पैसे किससे मांगे? बी से। बी ने पैसा देने से सी किससे लेगा? ए से। ए किससे लेगा? बी से। बी से लेना है, सी को देना है। जिससे लेना है उसको डेटर, जिसको देना है उसे क्रेडिटर। बात समझ में आ गई? भी आगे पढ़ो, या क्या बोलता है? मेहता पेड ₹20 नोटिंग चार्जेस, और मेहता ने 20 रुपए का क्या पे कर दिया? हमारे वाले एग्जाम्पल में नोटिंग चार्ज आपको 100 रुपए बनवाना दिखा रहा था। आगे बोलता है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। ये आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपन लोग यहां से लेकर यहां तक का ट्रीटमेंट कर ले बेटा। एम मेहता हम यानी कतरक से कितने पैसे लेगा? 4000 प्लस 20 रुपए। और ये एम मेहता जो हमसे 4020 ले रहा है, वही 4020 रुपए हम जी गुप्ता से लेंगे बेटा। तो अपन लोग क्या करें? जी गुप्ता को डेटर बना और एम मेहता को अपना क्रेडिटर बना लें। लिखो नंबर 2। जी गुप्ता डेबिट, एम मेहता। कितने रुपए का अमाउंट? 4020। आगे बेटा बात समझ? अच्छा, हम लोग ये जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं? के कतरक ना। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, तो कतरक ने ही क्या इशू किया होगा? अच्छा, जब हम चेक किसी को इशू करते हैं तो उसे पैसा लेने के लिए चेक इशू करते हैं कि उसे पैसा देने के लिए इशू करते हैं? देने के लिए। एक ही बार में सही जवाब चाहिए बेटा मुझे। हम कतरक हैं, हमें इस क्वेश्चन में जी गुप्ता से पैसा लेना है या देना है? और हमें पैसा देना किसको है? फटाफट बताइए। कतरक ने चेक गुप्ता को दिया होगा कि एम मेहता को दिया होगा? देना भी तो एम मेहता को ही था ना, क्योंकि हम पेमेंट जिसको करने वाले हैं हम चेक उसी को देंगे कि नहीं देंगे? तो देखो यहाँ पे बेटे क्रेडिटर कौन बना? तो हमने उसे इमीडिएटली क्या दे दिया होगा? चेक। एंट्री बोलिए, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब कतरक जो है अपने सर पे जो लाइबिलिटी आके खड़ी हो गई थी एम मेहता की, उसने उस लाइबिलिटी को इमीडिएटली 4020 रुपए का चेक देकर क्या कर दिया बेटे? खत्म कर दिया। बात समझ में आ गई? आपको ये मैटर तो समझ में आ ही गया होगा, मैं एक दूसरे मैनर में और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी समझो जरा। मैं कौन? खतरक। ये कौन? जी गुप्ता। आप कौन? एम मेहता। मुझे जी गुप्ता से एक बिल मिला हुआ था, इधर मुझे आप पैसे देने के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा यार बिल क्या कर लो, आप रख लो, मुझसे मेरे बजाय पैसा किससे ले लेना? जी गुप्ता। एम मेहता ने कहा यार जी गुप्ता का बिल तो मत एंडोर्स करो। मैंने कहा क्यों? बोले यार हमने सुना है खाली जी गुप्ता खाली बिल दे देता है, पेमेंट के टाइम पे पैसा मना कर देता है। तो मैंने कहा अरे मेहता जी टेंशन वाली बात मत कीजिए, जिस दिन आप गुप्ता से पैसा लेने जाए, अगर आपको पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले
वो फर्जी बिल मुझे लौटा देना और मैं इमीडिएटली आपको क्या कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। सेम काम काज हुआ। पहले हमने बिल क्या किया, एंडोर्स, और वो बिल क्या हो गया, डिसऑनेस्ट। हमने जी गुप्ता को डेटर बना लिया और एम मेहता को क्रेडिटर। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हालांकि क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, एकत्रक हैड प्रॉमिस टू इशू द चेक इन केस जी गुप्ता फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है। एंट्री हो गई, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए बी ऑनेस्ट, बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। अब भी समझाया था आपको मैंने। डी दलाल रिटायर कर रहा है एक बिल जो कितने रुपए का था, उसके ऊपर लिखा किसने था, तो जिसने बिल ड्रॉ किया था उसके लिए बी आर, और जिसके ऊपर लिखा गया था उसके बीपी। कितने रुपए के डिस्काउंट में, यानी डी दलाल ने टाइम से पहले ही 10 रुपए का रिबेट लेकर हमें पैसा दे दिया है क्या। एंट्री बोलिए क्या होगी, सब बच्चे बोलेंगे पैसा आ रहा है हमारे पास, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बिल 2000 का था, डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, तो बताइए बैंक में कितने पैसे हैं, हाथ समझ में आ गए। डिस्काउंट लिखूं या इंटरेस्ट लिखूं या रिबेट लिखूं, कुछ भी लिख सकते हो आप, हम क्या लिखेंगे, तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू दलाल, नहीं टू दलाल या टू बी आर, दलाल क्यों नहीं है, दलाल का अकाउंट तो बी आर बीपी लिखने के टाइम पे ही क्लोज हो गया था, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे, टू बी आर ऑफ रुपीज 2000। वापिस से बोलो, समझ में आई क्या आपको बात, लिख लो। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। लिख लिया बच्चा लोग, चलें आगे। लास्ट पॉइंट पढ़ो, थोड़ा इस क्वेश्चन में चेंज करवाऊंगा, उसको थोड़ा देख लेना। कत्रक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर रुपीज, डिस्चार्ज बाय पटेल की जगह क्या लिख दे, कत्रक। पटेल की जगह क्या लिख दीजिए, कत्रक। बाय मोदीज एक्सेप्टेंस टू कत्रक और अ सिमिलर अमाउंट। अब मैं पहले आपको सिचुएशन समझाता हूं, फिर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। मैं कौन, कत्रक। आप कौन, आप बन जाइए मोदी। आप कौन बन जाइए, पटेल। मुझे मोदी से 5000 रुपए का बिल मिला हुआ था, तो मेरे पास बी आर नाम की एसेट, मुझे पटेल नाम के आदमी को 5000 रुपए का पेमेंट करना था, करेक्ट। देखो कत्रक की एक्सेप्टेंस किसको थी, मतलब मैंने पटेल के फेवर में लिखा हुआ एक बिल एक्सेप्ट कर रखा था, तो मेरे लिए बीपी नाम की लायबिलिटी खड़ी थी 5000 रुपए की, और मैंने जो बिल लिखा हुआ था मोदी के ऊपर, उसका एक्सेप्टेड बिल बी आर मेरे पास आ रखा, तो मेरे को मोदी से तो पैसे लेकर आने थे और पटेल को पैसे देकर जाने थे। बात समझ में आ गई, मैंने क्या दिमाग लगाया होगा, मैंने कहा पटेल मैं तुझे पैसा देने नहीं आऊंगा, पटेल घबरा गया। मैंने बोला मोदी मैं तुझसे पैसे लेने नहीं आऊंगा, मोदी खुश हो गया। मैंने कहा ना घबराने की जरूरत, ना खुश होने की। पटेल तुम पैसा मुझसे लेने के बजाय किससे ले लेना, मोदी से, तो मेरा काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब फटाफट बताओ, दोनों अलग अलग पढ़ते हैं। अगर मैं मोदी से पैसा लिया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर हुआ होता, और मैं पटेल को पैसा दिया होता तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक होता, है ना बेटा। अब ये बताओ, क्या मैंने पैसे लिए हैं क्या, क्या बैंक डेबिट होगा, नो। क्या मैंने पैसे दिए हैं क्या, क्या बैंक क्रेडिट होगा। लेकिन मुझे फ्यूचर में मोदी से पैसा मिलेगा भी नहीं और मैं पटेल को पैसा दूंगा भी नहीं, यानी बी आर का पैसा आएगा भी नहीं और बीपी का पैसा जाएगा भी नहीं, यानी बी आर नाम की एसेट को भी गायब करना है और बीपी नाम की लायबिलिटी को भी गायब करना है। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। एसेट क्या होती है, तो जो बी आर डेबिट था उसे क्या कर दूं, और बीपी क्या था, क्रेडिट, उसे क्या कर दूं, एंट्री बोलिए, बीपी अकाउंट डेबिट टू पी आर। फिर से बोलो, बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितने रुपए का अमाउंट था, अच्छा इसका वापस समझा रहा हूं। अगर मुझे पैसे मिले होते तो मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, और बीपी को पैसा दिया होता तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आ गई।
इधर ना पैसा आया बेटा और ना ही पैसा गया, लेकिन मेरा बीपी और बीआर नाम का अकाउंट कैंसिल हो गया ना। एंट्री क्या हो गई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्या कहते हैं, बात समझ में आई आपको? पक्की बात समझ में आ गई, नोट कर लो। illustration number 1, illustration number 3, illustration number 5 and 6, सब छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस दिए। अच्छा पहले बताओ यहां तक जो पढ़े वो समझ में आया? तो फिर अब हम लोग इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? लिखना शुरू करो। इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई, इंसॉल्वेंसी INSOLVENCY, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई। आपने सुना है कभी इंसॉल्वेंसी का मतलब? जब कोई पर्सन अपनी एसेट्स को बेचकर भी अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे क्या नाम देते हैं? इंसॉल्वेंसी का। बेटा इंसॉल्वेंसी के केस में जिस पार्टी को पैसा मिलना चाहिए था उतना पूरा पैसा नहीं मिल पाता, तो बैड डेट्स का नाम सुना होगा। उधार दिया हुआ पैसा नहीं मिला मतलब डूब गया। देखो इसमें बैड डेट्स, देखो समटाइम्स bill is dishonored sometimes bill is dishonored due to insolvency of the drawee, due to insolvency of the drawee. Insolvency means liabilities could not be paid off completely, liabilities could not be paid off completely, full stop. Okay बेटा, in case of insolvency, the drawer cannot receive the full amount of the bill, cannot receive the full amount of the bill from the drawee. In such case, the following entries will be passed. In such case, the following entries will be passed. लिखो ड्रॉर, उसके बाजू में एक लाइन ड्रॉ करके ड्रॉई। बेटा ड्रॉर को पैसा किससे मिलना था? ड्रॉई से, लेकिन ड्रॉई तो क्या हो गया बेटे? इंसॉल्वेंट। तो सारा पैसा नहीं मिला, तो जितना मिला वो बैंक में डेबिट हो जाएगा और जितना नहीं मिला वो उसके लिए बैड डेट्स हो जाएगा बेटा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और ड्रॉई को पैसे किसको देने थे? ड्रॉर को। तो वो ड्रॉर को पूरे पैसे नहीं दे सका, तो जितना दे दिया एंट्री होगी ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना दे दिया वो टू बैंक में, और जितना वो नहीं दे सका वो चला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी।
एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ए की बुक्स में बी को माल बेचने की एंट्री हुई, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी की बुक्स में एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। बिल कितने का है बेटा? 10,000 रुपए का। ए ने बिल ड्रॉ किया और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ए की बुक्स में एंट्री क्या हुई? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। इधर एंट्री हुई ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। एम आई राइट बेटा? ये बिल मैच्योरिटी डेट के दिन क्या हो गया? डिसऑनर, क्योंकि बी इंसॉल्वेंट हो गया। बताइए हमें सबसे पहले इस बिल को कैंसिल करना जरूरी है कि नहीं? एंट्री बोलिए, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितना रुपीस बेटा? इधर ये बात तो आप एकदम याद करके चलें कि जैसे ही बिल डिसऑनर होगा हमेशा अपने को डिसऑनर की एंट्री हमेशा ही करनी पड़ेगी, यानी जो बिल बना था उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा। अभी भी आप बी से कितना पैसा मांगते हैं, लेकिन बी क्यों नहीं दे सका पैसा? खाली 40 पैसे इन अ रूपी रिकवर हो रहा है। 40 पैसा इन अ रूपी, ऐसा नहीं कि 40 पैसे पकड़ रहा है, बोले 40 पैसे पकड़ो रैश करो। 40 पैसा इन रुपी मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे के बदले 40 पैसा मतलब 40% ही पे कर पा रहा है, यानी 10,000 के बदले वो ए को केवल 40% यानी 4,000 ही पे कर पाएगा। तो हम लोग जो एंट्री लिखे थे वो यहाँ हो जाएगी, बोलिए जरा। अच्छा, बैंक में कितने पैसे आएंगे? 4,000। बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा और टू बी कितना रुपीस? 10,000। आई बेटा बात समझ? और ड्रॉई किसको पैसा देगा? ड्रॉअर को। तो ड्रॉअर का नाम यहाँ पे क्या था? ए। टू डेफिशिएंसी। आई बेटा बात समझ? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया एकदम? ये है हमारा इंसॉल्वेंसी वाले केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये वाला करने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम्पल ये नोट मत कीजिए, ये तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखो, कल मैं आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। 6 तक मैंने आपको होमवर्क में दिया है ना? एक बार 7 को पढ़ के देखो बेटा। मिस्टर डेविड ड्रॉस 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन जनवरी 1, 2020। पहला बिल 6,000 का, दूसरा बेटा 10,000 का। द बिल ऑफ एक्सचेंज 6,000 इज फॉर 2 months while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. On 4th March 2020, Thomas requests Mr. David to renew the first bill. पहला वाला बिल क्या कर दे? रिन्यू कर दे। उसके ऊपर क्या चार्ज कर ले वो? 18% का इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months। मतलब नया बिल बनाने की बात हो रही, मतलब कल जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो पुराना वाला बिल तो कैंसिल करेंगे और एक नया बिल बनाएंगे। मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल। डेविड बोला नो प्रॉब्लम, बना दो नया बिल। On 20th March 2020, Thomas retires the acceptance of ₹10,000. The interest rebate that is कितना रुपीस? 100। तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, दूसरा वाला टाइम से पहले पैसा दे दिया, 100 रुपए की रिबेट ले ली। अब जो नया बिल बनाया था बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द Mr. Thomas becomes insolvent and only 50 पैसे in a rupee could be recovered from his estate. कल हमको क्वेश्चन किसकी बुक में सॉल्व करना होगा, लेकिन हम लोग साथ ही साथ किसकी बुक में भी रिकॉर्ड कर लेंगे? अपने थॉमस की बुक में भी, क्योंकि डेविड की बुक्स में क्या एंट्री होगी और थॉमस। एक बार होमवर्क फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6 काइंडली करके लेकर आइए, ठीक है? चलो कर लेते हैं।